हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीपीएससी 67वीं और 68वीं मुख्य परीक्षा की तैयारी के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 67 बीपीएससी प्री का जो एग्ज़ाम होना था उसका डेट बढ़ा दिया गया है। इस बीच उम्मीद की जा रही है कि जो इसका प्रारंभिक परीक्षा है वो आपका अप्रैल लास्ट में होना है, तो काफ़ी ज़्यादा समय मिल गया है। अब जो कैंडिडेट हैं उनका लगातार कॉल है कि सर अब इस बीच तैयारी कैसे करें, क्या आप पीटी ही पढ़ें या फिर मेंस की तैयारी करें। अब मेंस करें तो कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ख़ासतौर पे बिगनर्स जो कैंडिडेट हैं उनके और बड़ी समस्या आ रही है कि कौन कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, किन किन चीज़ों को पढ़ें, कैसे तैयारी करें आदि। ऐसे कई सारे सवाल हैं, तो इन्हीं मुद्दों को लेकर मैंने एक वीडियो बनाना चाहा। और सबसे पहले बात कि दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा चूँकि अब 4-5 महीना आपके पास है, 4 महीना एटलीस्ट, और अभी ऐसा श्योर नहीं है कि अप्रैल में होना तय है। एक अनुमान है, संभावना व्यक्त की जा रही है कि एग्ज़ाम हो सकती है। अगर पैंडेमिक ज़्यादा बढ़ती है तो समय और भी बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा उम्मीद बहुत कम देखने को मिल रहा है। इसलिए श्योर रहें कि लगभग कि अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होगा। लेकिन अब 4 महीना क्या वास्तव में पीटी पढ़ें, कितना पढ़िएगा पीटी। चूँकि हम लोग जानते हैं कि एक बार आप लोग का लगभग तैयारी हो गया होगा, चूँकि दिसंबर में दिया गया था, तो अब समय निश्चित तौर पर 4 महीना केवल प्री पढ़ना सही नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप मुख्य परीक्षा के तैयारी में विशेषकर ऑप्शनल पेपर या जीएस का कोई एक खंड लेकर आप चलें। तो तैयारी आपकी ऐसी होनी चाहिए ताकि आप जब एग्जाम में बैठें, वैसे भी कहा जाता है ना कि बीपीएससी जब प्री दे रहे हो तो एटलीस्ट एक पेपर आपका क्लियर होना चाहिए। तो कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं मुद्दों पर आज बात करते हैं। तो 66वीं 67वीं मुख्य परीक्षा को एक साथ देखते हुए आप ध्यान से इस पर कर सकते हैं। अब बात है कि जो पेपर, तो पेपर पर पहले बात करें दोस्तों कि है क्या। तो जो जीएस खंड है, जीएस का जो खंड है उसके अंतर्गत 2 पेपर है। जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास तौर पर ये ध्यान देना जरूरत है, ठीक है ना। पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में 3 सेक्शन हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। इसी तरह पेपर 2 में भी 3 सेक्शन हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। जो आंसर देना होता है सेक्शन ए से आपको एटलीस्ट 3 प्रश्न लिखने होंगे, सेक्शन बी से भी आपको 3 प्रश्न और सेक्शन सी से आपको 2 प्रश्न लिखने हैं। इसी प्रकार पेपर 2 में भी सेक्शन ए से 3 प्रश्न, सेक्शन बी से आपको 3 प्रश्न और सेक्शन सी से आपको 2 प्रश्न करने हैं। तो देखा जाए तो पेपर 1 से टोटल 8 क्वेश्चन और पेपर 2 से भी आपको 8 क्वेश्चन लिखना है। अब बात करें कि सेक्शन में है क्या क्या। तो पहला देखा जाए सेक्शन ए में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन ए की अगर बात करें दोस्तों, तो सेक्शन ए जो है उसमें आपका है हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। आर्ट भी इसमें, सॉरी आर्ट नहीं कह सकते हैं, कल्चर कहिए, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं। हिस्ट्री, और मोस्टली जो इसका तैयारी हिस्ट्री है वो बिहार से ही संबंधित होगा, इसीलिए जब आप तैयारी करें तो बिहार को हर एंगल से देखते हुए इसमें समाहित करें। कौन कौन से टॉपिक उस पर हम चर्चा करेंगे। सेक्शन बी जो है इसमें इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संस्था और करेंट इवेंट। करेंट मोटे तौर पर कहा जाए तो 1 साल तक लेके चलें, और अगर कोई बहुत बड़ा इशू है तो आप 1.5 से 2 साल भी पीछे जा सकते हैं। अक्सर बीपीएससी में देखा गया है कि पुराने प्रश्न को उठाकर पूछ देते हैं। तो इसमें तीनों जो है इंटरनेशनल रिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चर, तीनों आप क्वेश्चन देखेंगे। और ये काफ़ी कह सकते हैं कि बिल्कुल बीपीएससी का जो होता है क्वेश्चन काफ़ी टफ माना जाता है, क्योंकि इसका कोई क्षेत्र है नहीं। हालांकि हम लोगों ने कई प्रयास किया इसको बिल्कुल एक व्यवस्थित करने का, आगे चर्चा भी करेंगे। सेक्शन सी में जो है आपका, सेक्शन सी में है DI, स्टैटिक्स पहले पूछा जाता था, अब केवल DI डाटा इंटरप्रिटेशन है।
और DI की तैयारी आपको करते रहनी पड़ेगी। तो ये रहा सेक्शन। अब पेपर 2 के सेक्शन ए में जो है पॉलिटी ऑफ इंडिया एंड बिहार, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो बिहार से जुड़े होंगे, जैसे DPSP है, फंडामेंटल राइट्स का कुछ उदाहरण वगैरह होगा, या फिर आप राज्यपाल वगैरह का जो प्रश्न है वो बिहार से संबंधित होगा, चुनाव, जनजाति, ये सब क्वेश्चन खासतौर पे चुनाव वगैरह से भी बिहार सरकार के बिहार परिप्रेक्ष्य में पूछता है लोग। तो ये रहा पॉलिटी ऑफ इंडिया एंड बिहार। सेक्शन बी का जो पार्ट है उसमें होगा ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड बिहार। इसमें भी बिहार टेल में लगा रहेगा क्वेश्चन। और ज्योग्राफी की बात की जाए तो ज्योग्राफी से कम ही क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादातर मोस्टली जो क्वेश्चन होगा वो आपका इकोनॉमिक खंड का होगा। तो इकोनॉमी पर ध्यान दीजिएगा और बिहार को, हर चीज़ में बिहार को जरूर देख के चलें, क्योंकि डायरेक्ट बिहार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में जो क्वेश्चन है वह आपका साइंस एंड टेक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और इन्वायरमेंट, इससे होगा। और यहां भी बिहार से जोड़कर पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो ये रहा सिलेबस कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको टॉपिक पता हो तो तैयारी करने में आसानी हो जाएगी। तो अगर बात करें तो सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री में क्या क्या पूछा जाता है। तो हिस्ट्री में दोस्तों अगर देखा जाए तो जो मोटे तौर पर जो खंड का विभाजन किया गया है वो आपके 5 खंड में है। कला, जहां देखते हैं कि प्रत्येक एक क्वेश्चन फिक्स है आपका, कि इस सेक्शन से आपका एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो कला, इसके अलावा कला के अंतर्गत मौर्य कला, 3 कला मुख्य रूप से पढ़ना है, मौर्य कला, पाल कला और पटना कलम शैली। कुछ लोगों का मानना होगा कि बार बार कहते हैं कि मधुबनी पेंटिंग सिलेबस में नहीं है दोस्तों, इसलिए 3 ही कला है, मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम शैली। हाँ, अगर पूरे बिहार की कला पर बात करें कि बिहार में कौन कौन सी कलाएं थी, उनकी विशेषताओं को रेखांकित करें, तब आप मधुबनी पेंटिंग हो या फिर मंजूषा शैली है तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो वो ओवरऑल आए क्वेश्चन, तब नहीं तो ये 3 ही कला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं विद्रोह के अंतर्गत भी देखिएगा कि 3 प्रश्न, खासतौर पे 3 या 4 इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनसे प्रति वर्ष जब भी क्वेश्चन होता है तो इन्हीं 3 में से एक क्वेश्चन रहता है। जैसे संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, बिहार के विभिन्न जनजातीय विद्रोह, अगर इसमें देता है तो 3-4 आप जोड़ के आप यहां से भी कर सकते हैं। और एक 1857 की विद्रोह के बारे में, और इसमें कुंवर सिंह की भूमिका को जोड़कर पूछा जा सकता है। तो ये विद्रोह से संबंधित है। दूसरा कला से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करें स्वतंत्रता संघर्ष, तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी 3 टॉपिक है। जैसे कि पहला बिहार में असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में आजाद दस्ता की भूमिका। तो ये 3 टॉपिक है, इससे भी प्रश्न बनते हैं तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा व्यक्ति परिचय एक रहता पेपर है, आप अगर दिए हों या सिलेबस देखते हैं या प्रीवियस क्वेश्चन बैंक देखते हैं तो उसमें हमेशा देखिएगा कि एक व्यक्ति परिचय से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 3 खासतौर पे चर्चित व्यक्ति हैं। अब तो हालांकि इसमें भी कई सारे आने लगे हैं, लेकिन 3 खासतौर पर चर्चित हैं, वो है महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू। और तीनों से जो प्रश्न हैं देख सकते हैं, उसमें कई बार अलग अलग प्रश्न बने हैं। कौन कौन से प्रश्न हैं इसकी चर्चा हम लोग आगे भी लगातार करते रहेंगे, हमारे YouTube चैनल पर आपको मिलता रहेगा, विश्लेषण भी मिलता रहेगा। तो निश्चित तौर पे आप दोस्तों लाइव सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको फायदा हो सके। अब बात करते हैं फिर अन्य में भी रखा गया कुछ टॉपिक, ऐसे टॉपिक हैं जो अन्य में भी पूछे जाते हैं या प्रतिवर्ष आता है। जैसे चंपारण सत्याग्रह, बिहार में किसान आंदोलन, सहजानंद सरस्वती की भूमिका यहीं से रहता है। बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास, अब इसमें भी 2 प्रकार का होगा, एक होगा 1947 तक और दूसरा होगा आपको वर्तमान तक, ठीक है। जब प्रश्न के अकॉर्डिंग आप आंसर लिखेंगे। फिर आधुनिक बिहार का निर्माण कैसे हुआ, निर्माण की प्रक्रियाएं, या इसी में आपका पत्र पत्रिका की भूमिका, समाचार पत्र की भूमिका क्या रही। तो ये सब करके आपका हिस्ट्री का पूरा
टॉपिक पूछा जाता है। अब दोस्तों एक और चीज़ मैं बात करना चाहूँगा कि हिस्ट्री में अधिकांश लोगों का ऐसा मानता है कि इसमें मार्क्स काफ़ी कम मिलता है, लेकिन हमने अभी वर्तमान में खासतौर पे जो 65वीं का कॉपी चेक हुआ है उसके बाद कम से कम 22-23 कॉपी मेरे पास अभी आया है। खासतौर पर तुलनात्मक अध्ययन के लिए हमने मंगाया कॉपी सभी अपने स्टूडेंट से, और मैं देखा हूँ कि इसमें किन व्यक्ति को कितना नंबर दिया गया, प्रत्येक प्रश्न का विश्लेषण किया कि इसमें किस पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर दिया जा रहा है, और बहुत कुछ सीखने को मिला इस बार भी कि आखिर मार्किंग प्रक्रिया क्या है, क्या मानसिकता रहती है कॉपी जांच करने के समय, किन पॉइंट को वो बेहतर हैं, स्केचिंग मारते हैं, वो घेरा डालते हैं, नंबर देते हैं। तो ये बहुत चीज़ सीखने को मिला है, और कोशिश हमारी रहेगी कि अगली बार जब हम लोग टेस्ट लें तो उसमें मूल्यांकन के रूप में या फिर क्लास लें तो उन सब पॉइंट को भी क्लियर करें। आप लोग के साथ भी क्लियर किया जाएगा आने वाले समय में, तो बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान में हम लोग रखे हैं, ठीक है ना। तो हिस्ट्री को नंबर किस तरह लाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये सब चीज़ें, तो ये रहा दोस्तों हिस्ट्री की बात। अब बात करते हैं फिर नेक्स्ट की टॉपिक है आपका पॉलिटी ऑफ इंडिया एंड बिहार। इसमें थोड़ा सा जो क्षेत्र है ना वो व्यापक हो जाता है। अगर देखा जाए तो इसमें भी हम लोग मोटे तौर पर 6 भागों में, 6 खंड में तोड़ के रखे हैं। पहला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, फिर इसके बाद है भारतीय संविधान की विशेषता। तो प्रस्तावना, विशेषता और स्वरूप, ये 3 से लगभग एक प्रश्न हमेशा रहता है। तो एक ध्यान चीज देखिएगा कि आप अगर एक क्वेश्चन से प्रस्तावना पर पूछ चुका है तो आप कोशिश कीजिएगा कि इस बार विशेषता और स्वरूप पर देखें, विशेषता से पूछा गया हो तो प्रस्तावना और स्वरूप पर ध्यान दें। तो ऐसे आप अल्टरनेट करके भी पढ़ सकते हैं, और जनरली लोग ऐसे ही तैयारी करते हैं, लेकिन आप ओवरऑल भी देखे रखिएगा, क्योंकि होता है कभी कभी रिपीट कर दिया तो समस्या फिर वहाँ आ जाएगी। तो आप तीनों को मोटा मोटी देख सकते हैं, लेकिन जो खंड पूछ चुका है उस पर फोकस कम, और जो नहीं पूछा गया है उस पर फोकस अधिक करेंगे, उसके पॉइंट को, उसके डायग्राम को बिल्कुल रट जाएंगे। अब है मूलभूत तत्व। मूलभूत तत्व में खासतौर पे 4 चीज़ों को रखा गया है। पहला है फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, ड्यूटीज़ है, ठीक है ना। तो ये नागरिकता, पहले तो नागरिकता एनआरसी विवाद जो करंट से जोड़कर पूछा गया वो है। मूल अधिकार, इसमें भी खासतौर पे आर्टिकल 19 और 21 का व्यापक तौर पर पूछा जाता है, तो ये आप देख सकते हैं। फिर नीति निषेध तत्व, नीति निषेध तत्व में भी 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जो हम लोग चर्चा करेंगे आगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ नीति निषेध तत्व के तरह। फिर है मूल कर्तव्य से भी डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन, और संविधान संशोधन एवं मूल ढांचा क्या है, केशवानंद वाद से लेकर हर वाद को आप देखते हुए यहाँ पर तैयारी कर लें, ठीक है। अब आते हैं फिर संघीय व्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न आते हैं। तो राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य, इसके बाद है संसदीय व्यवस्था, इसके गुण एवं दोष कौन कौन से हैं, वो केंद्र राज्य संबंध, तीनों संबंध पे पूछता है। फिर है कैग का कार्य और शक्ति क्या है, राज्यसभा की प्रासंगिकता। ये 4-5 टॉपिक है इंपॉर्टेंट संघीय व्यवस्था से, आप इसको निश्चित तौर पे कर लें। फिर है राजकीय व्यवस्था में क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं। तो राजकीय व्यवस्था की बात की जाए तो इसमें आ गया राज्यपाल, विधान परिषद की प्रासंगिकता, स्थानीय स्वशासन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज व्यवस्था खासतौर पर आप देख सकते हैं, और इसका 25 साल का जो पूर्ण गया है उसका मूल्यांकन भी देख लीजिएगा, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कितना प्रासंगिक है बिहार के परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। फिर है न्यायपालिका एवं चुनाव से संबंधित, इससे भी लगभग एक प्रश्न हमेशा रहता ही रहता है, जैसे न्यायिक समीक्षा है, न्यायिक पुनरावलोकन है, चुनाव आयोग के कार्य एवं शक्ति, चुनाव सुधार कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं वो है, एक देश एक चुनाव, मध्यावधि चुनाव। तो एक प्रश्न लगातार पूछा जाता है यहाँ से 5-6 टॉपिक से, आप इसको कर लीजिएगा। इसके बाद है कि भारतीय राजनीति में भूमिका किन किन तत्वों की है, जैसे दबाव समूह की क्या भूमिका है, दल बदल व्यवस्था के बारे में, जाति एवं वर्ग की भूमिका, धर्म एवं वंश की भूमिका, क्षेत्रीय दलों की भूमिका, गठबंधन की राजनीति और राजनीतिक अपराधीकरण। तो ये 6-7 टॉपिक है, इससे लगभग हमेशा एक बार प्रश्न रहता है। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, अधिकांशतः 4 ही प्रश्न होते हैं। तो 4 प्रश्नों में अगर देखा जाए तो इन क्षेत्रों को अगर कवर करते हैं तो 3 क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका अपना एक, मैं बार बार बोलता हूँ कि अपना नोट्स बनाइए, ठीक है। मेरा नोट्स या फिर अन्य लोगों का नोट्स लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि अपनी भाषा में, अपनी शैली में नोट्स को बनाएं, डायग्राम, स्केचिंग सबको ध्यान में रखते हुए तैयारी करें। अब हम बात करते हैं फिर दोस्तों तीसरे सेगमेंट का, अर्थव्यवस्था। ये बहुत व्यापक क्षेत्र है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर समस्याएं उत्पन्न होती है तैयारी को लेकर, क्योंकि प्रश्न इसके काफ़ी डायनेमिक होते हैं।
तो भारतीय अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो पहले सामाजिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देखा जाए तो सामाजिक अर्थव्यवस्था में पहला है ऊर्जा संकट और संभावना, शिक्षा नीति, जनगणना, जनसंख्या लाभांश, समस्या, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास, अर्थव्यवस्था और WTO, LPG कार्यक्रम, कोविड-19 और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ये देखिएगा वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा हिट टॉपिक में से माना जा रहा है, हॉट टॉपिक है, तो इसको देखिएगा। फिर है कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो क्षेत्रीय नियोजन, गरीबी, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण, हरित विकास से जोड़कर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य, सब्सिडी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस सिस्टम जो है, आर्थिक सुधार, खाद्य सुरक्षा एवं खाद्य संकट, सतत विकास, समावेशी विकास, ऐसे कैसे कई सारे टॉपिक हैं जहां से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बेहतर होगा कि आप इन प्रत्येक पॉइंट का अलग अलग करके डायग्राम, स्केचिंग, न्यू डाटा के साथ आप तैयारी करके रखे रहें ताकि आप एग्जाम में बेहतर कर सकें। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में सूचकांक से भी देखा गया प्रश्न कि आजकल पूछे जा रहे हैं, खासतौर पर सूचकांक जोड़कर, जिससे विश्व खुशहाली रिपोर्ट के बारे में पूछा जा सकता है, विश्व भुखमरी रिपोर्ट, मानव विकास सूचकांक, विश्व पर्यावरण सूचकांक, भारत की स्थिति, बिहार और भारत सरकार की क्या क्या इसमें जो योजनाएं बनाई जा रही है, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। क्षेत्रक में तीनों कृषि से प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं, हरित क्रांति, कृषि विपणन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ये तीनों है चारों प्रश्न जो हो सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र से बात की जाए तो MSME, औद्योगिक संकुल, अवसंरचना विकास, ब्लू इकोनॉमी, नीली अर्थव्यवस्था, तो ये आपका जो है द्वितीय क्षेत्र से। तृतीय क्षेत्र से बात की जाए तो पर्यटन उद्योग, भारत एवं बिहार सेवा क्षेत्र की संभावना, कौन कौन सी संभावनाएं सेवा क्षेत्र में है, तो ये तो आपका मोटा मोटी टॉपिक है। टॉपिक कुछ और भी इंक्लूड हो सकते हैं और आगे हम लोग चर्चा भी करेंगे कि अगर ऐसा कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो उसको कैसे इंक्लूड करें, लेकिन मोटे तौर पे आपको इतना नोट्स बना के रखना होगा। तो ये तो हो गया दोस्तों अर्थव्यवस्था के बारे में। अब हम बात करें फिर नेक्स्ट, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत क्या कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत देखा जाए तो पहला हम जो टॉपिक हम रिवीजन करेंगे वो मोटे तौर पर 6 भागों में है। 6 भागों में पहला होता है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, और इधर लगातार भी PSC द्वारा एक प्रश्न अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से पूछा जा रहा है, जैसे इसरो की अब तक की उपलब्धि और भविष्य की कौन कौन सी योजनाएं हैं उसे लेकर। फिर उपग्रह कार्यक्रम, उपलब्धि क्या रही, महत्व क्या रहा, चुनौतियां कौन कौन सी है। प्रक्षेपण यान विकास कार्यक्रम से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर इसके बाद है अंतरिक्ष कचरा से, अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आजकल बन रहा है, तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड जो इसका है वो है प्रतिरक्षा, और प्रतिरक्षा से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक आप देख भी सकते हैं। अगर इच्छा ना हो तो आप छोड़ भी दीजिए, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट एक नज़र देखे रखिएगा, स्केचिंग डायग्राम करके खींच के रखे रखिएगा नोट्स में ताकि आसानी हो सके। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है पहला है DRDO की क्या क्या उपलब्धि अभी तक रही है, मिसाइल विकास कार्यक्रम में कौन कौन, खासतौर पर जो पटना है आपका, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश, ये पांचों इंपॉर्टेंट है आपका। और पांचों के बारे में आपका प्रत्येक पीढ़ी के या फिर जो इसके अंतर्गत पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3 इस तरह से जो किया जा रहा है, तो इसकी मारक क्षमता कितनी है, किस तरह का मिसाइल है, इसका अन्य जो भी उपलब्धि है, ये सब आप देख के चलेंगे। फिर अब बात करते हैं, तीसरा है कि हाल के दिनों में भारत प्रतिरक्षा क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है, चाहे वो आयात के रूप में मंगाया गया हो या फिर हम लोगों ने जो डेवलप किया है वो, तो ये सब देख लीजिएगा। और ये हिंद महासागर में भारत के लिए कौन कौन सी चुनौती और उपाय है, ये आप देखिएगा। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, इसलिए इसे बेहतर कर सकते हैं। और जो ज्योग्राफी वाले कैंडिडेट होंगे उस पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका ऑप्शनल में भी पेपर में क्वेश्चन रहता है और GS में तो है ही। अब हम बात करते हैं दोस्तों ऊर्जा। ऊर्जा लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, अल्टरनेट एक क्वेश्चन, लेकिन पिछली बार देखा गया कि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो अब ये कह सकते हैं कि अब चूंकि क्वेश्चन जो है व्यापक स्तर पर ले जाया जा रहा है, तो हो सके अब टॉपिक को नहीं, लेकिन अभी भी ऊर्जा इंपॉर्टेंट बना हुआ है, तो एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। इसमें बस 3-4 टॉपिक है। पहला परंपरागत ऊर्जा, और इसमें आंकड़ा बहुत जरूरी है, प्रोग्राम बहुत जरूरी है, ये सबको डाल के रखें। नवीकरणीय ऊर्जा की संभावनाएं क्या है, चुनौती क्या है, नाभिकीय ऊर्जा की समस्या और आवश्यकता क्या है, सौर ऊर्जा स्पेशली आप देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है, तो ये आप ऊर्जा के सेक्टर में देख सकते हैं। अब है जैव प्रौद्योगिकी, बायो
टेक्नोलॉजी, इसमें क्या हो गया कि आपको दो स्तर पर देखना है, एक प्लांट के स्तर पर, दूसरा एनिमल के स्तर पर। मतलब कि प्लांट के स्तर पर क्या क्या हो गया, तो जैविक कृषि, जैविक उर्वरक और जीएम फसल, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा बात करें तो एनिमल के स्तर पर देखें तो एनिमल के स्तर पर पहला हो जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, स्टेम सेल, जीन थेरेपी, ये 3 एनिमल के स्तर पर है इंपॉर्टेंट, तो इसे आप देख लें। फिर इसके बाद है सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी सेक्टर के अंतर्गत प्रश्न जो पूछे जाते हैं, तो पहला है नेट सर्फिंग होगा, नेट सर्फिंग, फिर है रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नैनो टेक्नोलॉजी। तो ये 4 इंपॉर्टेंट हैं, 1-2 और है लेकिन अभी कम से कम इतना 4 करके रखिए। फिर इसके अलावा है पर्यावरण एवं प्रदूषण, इसके अंतर्गत एक प्रश्न हमेशा देखा जा रहा है कि लगातार यहाँ से पूछा जा रहा है, जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, आपदा प्रबंधन, प्रदूषण और कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर पूरा का पूरा साइंस एंड टेक की भूमिका पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक साइंस एंड टेक में और देखा गया है कि साइंस एंड टेक का ओवरऑल भूमिका, ओवरऑल जैसे आपदा प्रबंधन में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका, कृषि के क्षेत्र के विकास में अब विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका। तो ऐसे प्रश्न जब आएंगे तो इसमें आप कोशिश कीजिएगा कि प्रत्येक टेक्नोलॉजी का आप प्रयोग करते हुए लिख सकते हैं, जिसमें उसमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी किन प्रकार भूमिका आप कृषि में हो या फिर आपदा में हो, किस प्रकार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भूमिका निभा सकती है, रक्षा प्रौद्योगिकी के अंतर्गत भी कुछ हो सकता है क्या, जैसे डीआरडीओ वगैरह में कुछ की है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, ऊर्जा के क्षेत्र में। इसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्या है, पर्यावरण प्रदूषण तो है ही। तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं और खासतौर पे कोविड-19 के दौर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी किस प्रकार भूमिका निभा सकती है, तो ये भी आप पूरा का पूरा ओवरऑल हर क्षेत्र में देखकर आप कर सकते हैं। तो ये रहा मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो पेपर 1 और पेपर 2 के अंतर्गत जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी चर्चा कर दिए हैं। निश्चित तौर पर एग्जाम से पहले आप इन टॉपिक पर एक नोट्स बनाकर तैयार रखें, बाकी फिर अब जैसे प्री एग्जाम हो जाता है तो इस पर आप लेयर चढ़ा सकते हैं, कई सारे करंट मुद्दों को इसमें समाहित कर सकते हैं और तब आप में आंसर राइटिंग कीजिए और बेहतर हो माना जाएगा। निश्चित तौर पे फर्स्ट अटैम्प्ट अगर जो दे रहे हों या जो पहले दिए हों तो उससे सच में एक अच्छी वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी मात्रा में सीट भी है और अच्छे पोस्ट भी हैं, तो फ़ायदा मिलेगा आपको और निश्चित तौर पे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सकेगी। तो इतना आज के लिए बहुत है, फिर हम लोग जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा ताकि आपका सहयोग मिलता रहे और हम भी उत्साहित होकर वीडियो बनाते रहें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।